अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ड्रागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, हमारा शो भी देख रहे होंगे और हमारा ये जो आपके साथ 2 घंटे का सफ़र रहने वाला है, इसमें हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि जनाब अवाम पिछले कई माह से महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है, हर कोई तंग है, मगर उससे कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जिस तरह हमने देखा है कि पिछले दिनों से कुछ बेहतरी आना शुरू हो चुकी है, तो देखा गया है कि ना ही बिजली, पेट्रोल, आटा, चीनी, घी सब इस कदर महंगा हो चुका था कि आवाम बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मगर शुक्र फिर भी हमने करना है कि अब आवाम के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि पिछले कई रोज़ से हुकूमत जो है वो डॉलर की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है, और जिसकी वजह से डॉलर की कीमत मुसलसल कम होकर अब इंटर बैंक मार्केट में अमरीकी जो डॉलर है उसकी कीमत आ गई 282 रुपये 69 पैसे। और अगर हुकूमती इक़दाम इसी तरह जारी रहते हैं ना, तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से डॉलर की कदर 250 रुपये से भी कम रह जाएगी। और मतलब जब हुकूमत कार्रवाई कर रही है तो इसके नतीजे बहुत अच्छे हमारे सामने आ रहे हैं कि डॉलर की जो कीमत उसमें कमी वाक़ई हो रही है, और यही अगर सिलसिला रहा आने वाले दिनों तक भी तो मेरे ख्याल से काफ़ी वो जो गैप था ना वो फुलफ़िल हो जाएगा। इसके अलावा जनाब जो हमारी ज़रूरत की अशिया होती हैं वो भी उसमें हमारी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी आ जाते हैं, वो भी मज़ीद सस्ते हो जाएंगे अगर डॉलर सस्ता होगा। रुपए की कदर में बेहतरी के बाद मोबाइल फ़ोन, घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे एसी हो गया, फ्रिज, एलसीडी समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी आएगी। इवन दो कि जो बच्चों के खाने पीने की अशिया होती है जिस तरह डायपर्स हो गए, उनका दूध हो गया, या दीगर दरामदी अशिया जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कीमत में भी 10 से 60 रुपए तक की कमी होगी। दूसरी जानिब अगर पेट्रोल के हवाले से देखा जाए या तेल की आलमी कीमतों के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी कमी का सिलसिला जारी है, और जिसके नतीजे में पेट्रोल की मकामी कीमतों में तकरीबन 38 से 40 रुपए फ़ी लीटर तक कमी होगी। ऐसी अफवाह या ऐसी ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है। मगर मसला ये कमी वाक़ई होगी कि नहीं होगी, जो मसला है वो ये है कि अब आम आदमी को भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या सिर्फ कारोबारी अफराद ही इससे फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि एट द एंड मसला क्या आ जाता है कि मार्केट में जिस तनासुब से डॉलर और पेट्रोल महंगा होने पर नर्ख बढ़ाए जाते हैं ना, इसी तनासुब से जब पेट्रोल सस्ता होने शुरू होता है तो बाकी चीज़ों के नर्ख उस तरह कम नहीं किए जाते हैं, और जिसकी वजह से फ़ायदा आम आदमी को नहीं पहुंचता है। तो सिर्फ जो कारोबारी हजरात होते हैं, जो अशराफिया होती हैं, सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा पहुंचता है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर भी अपनी कड़ी नज़र रखें और ट्रांसपोर्ट की किरायों के हवाले से, खाने पीने की अशिया ख़ुसूसन आटे, चावल, दालों, घी, तेल और चीनी जो आम इस्तेमाल की हमारे घरों में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उसके अलावा जो कपड़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल की जो फीसेस बढ़ती जा रही हैं, उनमें भी जनाब इजाफ़ा होता जा रहा है, और तमाम समेत जितने भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना उनकी कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए हमारी हुकूमत को, ताकि एक आम आदमी जो बड़ी मुद्दत से परेशान हाल था इसको फ़ायदा पहुँच सके। क्योंकि अभी भी हम उस लेवल पर नहीं आए हैं कि जहाँ पर हम ये कह सकें कि हमारी आमदनी और हमारे जो अखराजात हैं वो शायद बैलेंस्ड हैं। हमारी आमदनी यहाँ पर है और हमारे अखराजात यहाँ पर है। तो इसलिए जिस तरह पहले भी हम अपने इंट्रो में बताते हैं आपको, या आपको मैनेज करना सिखाते हैं अपने टॉपिक्स के हवाले से भी, मुख्तलिफ हम लोग एजुकेशनिस्ट को बुलाते हैं, मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं कि किस तरह आपने अपना मैनेज करनी है चीज़ें, अपने अखराजात को मैनेज करना है, अपनी सैलरी को मैनेज करना है, आपके पास जो आमदनी आती है उसको किस तरह कहाँ कहाँ लगाना है, उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का माहौल जिस तरह का चल रहा है ना, इसमें जब तक आप गौर व फिक्र करके मैनेज करके चीज़ों को देख भाल कर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो चाहे पैसे हो या बाकी चीज़ें हो, जब तक आप उनको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे या ये नहीं देखेंगे कि हमारी प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है और इसके लिए हमें
कितने पैसे चाहिए, कितनी आमदनी चाहिए, कितने उसके हवाले से इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब तक आप ना ही सेविंग्स कर पाएंगे और ना ही आपका कुछ और बन पाएगा। तो अभी तो मैं तो ये कहूँगी कि हैंड टू माउथ है हर कोई, कि जो कमा रहा है वो लग रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि पीछे आप सेविंग करके रख रहे हैं, वो चाहे आप हों, वो चाहे मैं हूँ, या वो चाहे हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो कोई भी हो। अभी इस वक्त हम लोग हैंड टू माउथ हैं। हमारी सेविंग वाली जो एक कह लें कि सेगमेंट था ना, वो ख़त्म हो चुका है, कि सेविंग नाम की तो कोई चीज़ अब रह नहीं गई है। जो सेविंग्स पहले से पड़ी हुई थी वो भी लग चुकी हैं, कि इतनी महंगाई हो गई है। तो ख़ास तौर पर हुकूमत से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें वक्तन फ़वक्तन आइडियाज़ भी देते रहते हैं, मशवरे भी देते रहते हैं, सजेशंस भी देते रहते हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को बुलाकर, कि किस तरह ये जो मुआशी हालात हैं इनको बेहतर किया जा सकता है, नई पॉलिसीज़ बनाकर बेहतर किया जा सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ देकर पाकिस्तानियों को इसको बेहतर किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर इस महंगाई पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, ताकि एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 25 से 30 हज़ार है उसको एक बेहतर जनाब जो ज़िंदगी है वो दी जा सके। क्योंकि 25 से 30 हज़ार में अगर आप भी 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आप भी सोचें कि किस तरह गुजारा होता होगा। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं ऐसे, मतलब इस वक्त हमारे स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं, कैमरामैन्स हैं, हमारे जो स्टूडियो बॉयज़ हैं, हमारे बाकी जो लोग हैं हमारे ऑफिस के, कि जिनके 25 से 30 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 35 हज़ार रुपया सैलरी होगी। किस तरह वो अपने घर का गुजर बसर कर रहे होंगे, किस तरह अखराजात उठा रहे होंगे, घर के बच्चों की फ़ीसें, घर में जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्ज़ी बननी है उसके पैसे। मतलब यकीन माने, आप जब एक दिन के हंडिया पकाते हैं ना, तो आपका पूरा 1000 रुपया लगता है। और ये मैं वाकई में बता रही हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर पूरा 1000 रुपया सिर्फ एक हंडिया में लगता है। तो आप देखें कि कहाँ पर जो है ये महंगाई जा रही है, और इसको अब काबू में लेकर आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बोझ जो है ना वो एक आदमी के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दादरसी करने वाला नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आप रिलीफ दे सकते हैं, जिस तरह डॉलर के हवाले से, डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से आप इक़दामात उठा रहे हैं, और उस इक़दामात की वजह से, उन कार्रवाइयों की वजह से काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आई है, कि जो उसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी, कहीं पर रुक नहीं रही थी, मुस्तहकम नहीं हो रही थी, कमी वाक़ई नहीं हो रही थी, अब वो कमी हो रही है। अब कहीं जाके वो स्टेबल होना, हमारा ख़ास तौर पर रुपया स्टेबल होना शुरू हुआ है। तो इसलिए अब ये भी आप लोगों को करने की ज़रूरत है कि अब मार्केट में निकलें, और वहाँ पर जो अज़ ख़ुद इजाफ़ा किया जाता है चीज़ों की कीमतों में, उसके हवाले से भी इक़दामात उठाए जाएँ। तो ये आज की कुछ डिस्कशन थी, कुछ पॉइंट्स थे हाईलाइट करने वाले जो मैंने आपके साथ किए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं फ़िटनेस के हवाले से। और हम में से अक्सर लोग ये शिकवा करते नज़र आते हैं, बल्कि अक्सर लोग क्या, मैं ख़ुद भी इसी में शामिल हूँ, कि हम डाइटिंग भी करते हैं, परहेज़ भी करते हैं, बाकायदगी से वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी ना तो हमारा वज़न कम होता है, और ना ही जैसा हम रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं वो हमें मिलता है। और अक्सर लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि खाना पीना हम बहुत कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो बॉडी के फ़ैट्स हैं वो कम नहीं हो रहे होते हैं, या हमारा जो वेट है वो बढ़ता जाता है, कम नहीं हो रहा होता, यहाँ पर स्टक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम एक्सरसाइज के बावजूद भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, खाने पीने में परहेज़ के बावजूद भी हमारी फ़िटनेस क्यों नहीं सही हो रही है, हम लोग कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं? तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि ये मेरे लिए भी है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह जो हम लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है, वो बढ़ता है, कम तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आज इन तमाम तर सवालात के हमने जवाब जानने हैं। इस पर बात करने के लिए यमुना चट्टा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। यमुना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना, मैं लोगों की बात नहीं करूँगी, मैं अपना शिकवा आपके साथ बयान कर रही हूँ कि मतलब मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ कि
हम जितनी मर्जी परहेज कर लें, जितनी मर्जी डाइटिंग कर लें, वेट कम ही नहीं होता। असल में कभी कभार पता क्या होता है, कुछ हिडन रीजंस होते हैं। जो अगर मैं आपको आसान से बताऊं कि कुछ हिडन रीजंस होते हैं, हम कर होता है कि बात बिल्कुल ठीक है। जब मेरे पास भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स चेक करवाने आते हैं, अक्सर मतलब मेरा ख्याल है 99% यही कहते हैं हम तो डाइटिंग कर रहे हैं यार, सदराज हो गया, मैं ये भी करी, बट स्टिल फंसा या फंसा होता है, जिस तरह आपने कहा, या फंसा होगा या उल्टा भड़ भी रहा होगा। अब होता क्या है, मैं उनको कहती होती हूँ, समझाती होती हूँ कि हिडन रीजंस होते हैं समटाइम्स। अब हिडन रीजंस में क्या आता है, जैसे कि मैं शुरू करूँगी हमारे चाय और बिस्किट से, ठीक है। जैसे हमें जब चाय पीनी होती है तो हमें उसके साथ चाहिए होता है कुछ कि हमें मतलब कुछ चबाना है, लाइक खाली चाय मंचिंग करने के मंचिंग लिए, हल्का फुल्का सा हो जाए। अच्छा, मंचिंग में हमारे यहाँ सबसे आसान हमें लगता है बिस्किट। अच्छा, फिर डाइटिंग वाले यू नो व्हाट दे डू इज कि जो डाइटिंग करें लोग, जैसे हमारे यहाँ बहुत मशहूर एक चीज बनी हुई है कि व्हीट वाले जो बिस्किट होते हैं ना, शुगर फ्री व्हीट बिस्किट, हम तो वो खाते हैं। जब हिस्ट्री में पहले हमेशा पेशेंट से हिस्ट्री लेती हूँ, मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, मैं साथ सिर्फ एक बिस्किट खा लेती हूँ। आपको पता है वो जो एक बिस्किट है इतना सा साइज होता है ना, जो हमारे बिस्किट होते हैं शुगर फ्री, 80 कैलोरीज। हम दो तो खाते हैं, एक कप के लिए दो तो चाहिए होते हैं, डबोने के एक डबो खा लेंगे, एक वैसे खा लेंगे। तो मैंने कहती हूँ तो ये कुछ हिडन कैलोरीज है। एक में 80 कैलोरीज है। ओह माय गॉड, इतना सा होता है वो पिद्दू सा। तो मैंने एक दफा इनकी ना कैलोरीज बैठ के ना ऐसी किसी वीडियो वगैरह के लिए मैं देख रही, मैं काउंट करी, मैंने कहा इट हैज सो मच कैलोरीज। शुगर फ्री यस है, ये यहाँ हम भूल जाते हैं, शुगर फ्री है वो, पर उसके कार्ब्स और चीजों से भी आ रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को भी कहते हैं ना शुगर फ्री, तो ये भी जरूर देखें, इसका मतलब ये नहीं उसमें सिर्फ चीनी की कैलोरीज नहीं आपको मिलेंगी, उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स तो बना है ना, तो उसका तो आपको हम तो बड़े मजे से खा रहे होते हैं यमुना कि ये तो व्हीट वाले हैं, ये तो ऐसे नहीं होंगे, शुगर फ्री है तो इट्स ओके, डाइटिंग में चलते हैं। उसके बाद अब चाय पे आ जाते हैं। अब चाय में जिस तरह क्या कहते हैं, अक्सर मैं पेशेंट से पूछना चाहता दूध दही का क्या इस्तेमाल है, डेयरी आप कितनी यूज करते हैं। नहीं हम तो दूध दही का वही डाइटिंग के चक्कर में हमने तो छोड़ दिया। पर जब उनसे चाय की हिस्ट्री लें तो दूध पत्तियां निकलती हैं, मग्गों के अंदर दूध पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। क्योंकि आम छोटा कप होता है 250 ml कप पे दूसरा, ठीक है। तो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि चलो चाय छोड़े नहीं, क्योंकि चाय छुड़वाना पाकिस्तानी को आप चाय रोटी नहीं छुड़वा सकते, बिल्कुल। तो मुझे होता है कि चाय रोटी के साथ ही डाइटिंग करवाओ उनको। तो उनको मैं फिर कहती होती कि अच्छा मग की बजाय कप पे आ जाए। अच्छा, और उसके बाद फिर सारी पता है कप पे तो दूध भी थोड़ा डलेगा, क्योंकि जब आप मग लेते हो ना तो उसमें आप दूध ना करते करते भी दिन के 1-1.5 ग्लास तो हो जाता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस इशू में आपको दूध देना है, किस में नहीं देना। तो ये एक जिन लोगों को कहीं किसी इशू में दूध या डेयरी की रिस्ट्रिक्शन दी होती है, उन लोगों का चाय से बड़ा जो है वो डाइट का बेड़ा गर्क हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ चाय भी 2 से 3 कप तो पिए जाते हैं नॉर्मली, डेली, सुबह दोपहर शाम ना 3 दफा। तो उसके बाद एक और चीज जो मैंने देखी है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी, वॉक वगैरह। अब इसका बड़ा हिडन एक जो मसला है वो ये है कि जब पेशेंट्स बताएंगे कि हाँ जी हम ना कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है हमारी। अच्छा, 2 माइंडसेट है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं फिजिकल एक्टिविटी करते क्योंकि हमारा घर का एक्सर्शन बहुत है, अपने घर के काम, हाउसहोल्ड काम जितने भी हैं। तो यहाँ एक डिफरेंस है, घर के काम खुद करना इज कॉल्ड बीइंग फिजिकली एक्टिव, कि मैं अपने काम खुद कर रही हूँ। एक जानदार कितना चलना फिरना निशानी है ये, कितना तो करेगा ना, अपना ट्रे रखा है किचन में काम कर लेगा। पर जो हम चूंकि वेट लूज करने की बात कर रहे हैं ना, तो जो फैट बर्निंग है ना वो होती है किसी रिगरस फिजिकल एक्टिविटी से, कि 30 मिनट लगा के जान लगा के ना बॉडी के साथ कोई मतलब वॉक कर ले। चले मैं अच्छा, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जब फिजिकल एक्टिविटी की बात जब भी करेगी ना डाइटिशियन, तो वो कहेगी जिम जाएं या पता नहीं क्या क्या घर ले आए, लवाजमात, कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट 30 मिनट्स बाहर जाके वॉक भी कर लेंगे ना, उससे बिल्कुल हो जाता है। लेकिन वॉक भी वो हमारे यहाँ पे स्लो करना शुरू कर देते हैं ना। अगला पॉइंट ये है, अगला हिडन पॉइंट क्या है, फिर कुछ लोग कहेंगे हमने वॉक की है, हमेशा से करते आ रहे हैं, हम तो 30-30 मिनट्स 40-60 भी कर लेते हैं। पर वो क्या है, जब मैं भी कभी वॉकिंग ट्रैक पे जाऊँ ना तो मैं देखती हूँ चहलकदमी हो रही होती है, मैं दिल करता है रोक रोक के कहूँ इफ यू आर डूइंग इट टू लूज वेट, ये काम नहीं करेगी। बिल्कुल चहलकदमी हो रही होती है, आराम टहल के हम लोग वॉक कर रहे होते हैं। रहना नहीं है, जरा जान लगा के ऐसे करना है कि बॉडी को भी पता चले, कोई मसल को स्ट्रेच हो, कोई आपको कोई अच्छी स्वेटिंग हो, क्योंकि स्वेटिंग खून की गर्दिश तेज तभी होती, पसीना कैसे आता है, एक है कि एनवायरमेंटल पसीना की गर्मी हमारे यहाँ बहुत है, पर एक पसीना आपको फील होता है कि खून की गर्दिश तेज होती है, आपको महसूस होती है, उतना बॉडी को हिलाना है, उतना करवाना है उससे काम, ठीक है। फिर एक ये मसला होता है। अगला हिडन मसला, रोटी।
रोटी छोड़ने का तो मैंने कभी नहीं कहा, मुझे कोई थोड़ा सा भी जानता है ना कि अच्छा ये डाइट प्लान किस तरह की देती है, मैंने रोटी छोड़ने का कभी भी किसी को हमारे नहीं यहाँ कहा। पे तो सबसे पहले रोटी रोटी का चावल मीठा आप सब कुछ छोड़ पंजाबी दिया को जाता रोटी है। वगैरह नहीं छुड़वा सकते हो, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा लोग कुछ ना जज्बात में आके छोड़ भी देते हैं कि शादी, अब दिसंबर आने वाला ना, शादियां आने वाली है, ये रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ने का सीजन छोड़ शुरू हो गया। हर कोई जो आएगा मेरे पास वो कहेगा रोटी छोड़ दी, डाइटिंग कह रहे हैं रोटी छोड़ दी। अब देखिए पहली बात ये सस्टेनेबल नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आप एक पंजाबी को ना रोटी छोड़ने का कैसे, पाकिस्तानी पंजाबी को रोटी छोड़ने का कैसे कह सकते कि भाई तुम गंदम ही छोड़ दो, पीछे बचता क्या फिर खाने को। एक तो ये मसला, तो रोटी छोड़े मत। अपनी वही बात फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से, एज के हिसाब से, ये फैक्टर्स कुछ हम डाइटिशियंस चंद काउंट करते हैं कि किसको कितनी रोटी या क्या चीज़ अलाउ करनी है। तो रोटी आप लें, आटा कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मिक्स आटा है ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ आजकल। थोड़ी सी मेहनत होती है, मैं कहती हूँ गंदम लेके खुद ही अपने सामने पिसवा लें, आसान काम है। या बिल्कुल अच्छा इंस्पेक्शन करके ना खालिस गंदम का आटा इस्तेमाल करें। ठीक है। जो पहले जमाने में चोकर समेत हर चीज अंदर डली है, मतलब पूरे का पूरा गंदम का दाना पिस के आटा आया हुआ है। अब हमारे यहाँ बच्चों को भी अब देखें, हम उनको खालिस गंदम खिलाने की कोशिश करें ना, वो कहते हैं ये क्या भारी सी सख्त सी रोटी। एग्जैक्टली, क्योंकि टेस्ट बड्स ही उनके बदल गया। जैसे जिस तरह मेरे टाइम पे मुझे याद है, मेरे दादा जान भी माशाल्लाह उनको नसीब करे, वो डॉक्टर थे। तो हमारे घर आटा ही वो आया करता था। अब मुझसे मिक्स, जिस तरह मुझसे मिक्स खाया ही नहीं जाता ना, तो इस तरह मैंने बच्चों को कहते सुने, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं छोटे टीनेजर्स विद PCOS, मसले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं छोटी उम्र में भी, तो उनको कह दो ना गंदम का आटा, तो वो कहते हैं कि भाई टेस्ट बड्स ही डेवलप नहीं हुए। तो यहाँ पेरेंट्स को मैं जरूर एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर मुश्किल है ये चेंज करना, लाना आपके घर में, कि आपको अब बच्चों को दोबारा कह रहे हैं कि नहीं ये आटा इज हेल्दी, फलाना ना ले, ये ना ले, पर ये बहुत ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है। बिकॉज हमारे यहाँ डायबिटीज़, छोटे बच्चों में डायबिटीज़ और PCOS बच्चियों में, टीनेज बच्चियों में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। अब यकीन करें जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना, तब मेरे पास बड़ी एज के लोग आया करते थे कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज का मसला है, पीरियड्स नहीं हो रहे, साइकिल खराब है। अब वो एज इतनी छोटी, लाइक एवरी 20s में बच्चियां आ रही हैं, हर 5-5 साल करके फर्क आके अब ये हालात है कि 13 साल की बच्ची, 14 साल के बच्चे, 15 साल की बच्चियां। अब सोचो उन बच्चियों को कितना मुश्किल है कहना कि बेटा ये ना खाओ, वो ना खाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, रिस्ट्रिक्ट कर देना किसी चीज के बारे में। बड़ा बंदा है ना, वो समझ जाता है, समझ सकता है। बच्चे को समझ भी नहीं आती, वो कहते हैं चले हो रहा, एक टाइम आता है वो कहते हैं हो रहा है, बहुत ज्यादा होता रहे, लाइक दे डोंट इवन केयर अबाउट द बॉडी। में चूंकि इतना परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, व्हाई आर वी सपोज्ड टू फॉलो अ पैटर्न। ये पैटर्न्स पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि बचपन से फॉलो करवाएं। ठीक है, बचपन से। ये बाकी किसी घर में छोटा बच्चा है, कुछ भी नहीं होता, बच्चों के टेस्ट बड्स हम खुद बनाते हैं। जैसे चीनी है ना, मिसाल के तौर पे दही है, हमारे एक बड़ा तरीका है, पराठे के साथ चीनी वाला दही होता है, फीका तो कोई भी नहीं खाता, तो उसकी जगह आप शहद शक्कर का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, तो ये स्विचिंग आप बचपन से कराएंगे। कैसे हमें पता है क्या लग रहा होता है, हमें लगता है हम नहीं खाते तो वो भी क्यों खाएगा। बच्चा तो छोटा होता है, उसके टेस्ट बड्स बिल्कुल रॉ और नए, और उसको नहीं पता इन बातों का। उसको आप जिस चीज पे लगाएंगे ना वो लग जाएगा। मैंने वाकई ऐसे बच्चे देखे हैं जो नहीं खाते। मेरा बेटा नहीं मिक्स आटे की रोटी खाता। अच्छा, वो कहे वो उसको पसंद, वो ऐसे डालेगा, कहेगा मम्मा इसमें कुछ, अब उसको ज़ाहिर बात है सेंस तो नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, पर वो निकाल के बाहर, नहीं ये तो अच्छी नहीं है, तो व्हेनेवर आई हैव टू गो। अच्छा ये बात रौला भी बड़ा है, देन व्हेनेवर आई हैव टू गो समवेयर, उसके आटे का डब्बा, टेंशन बढ़ती है, आटे का डब्बा, अच्छा आटे का डब्बा साथ लेके जा रहा होता है आटे का डब्बा। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बाय 7 आपको अच्छी बात है, बाय 7 या मैक्सिमम बाय 8 खत्म होना चाहिए। आपका खाना पीना हर चीज खत्म हो जानी चाहिए। और 3 दिन इसकी जरा मुश्किल होते हैं, उसके बाद बहुत आपको एकदम एनर्जेटिक फील होगा, बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। मतलब फायदा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। खास जैसे मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसे आई डोंट लाइक टू ईट ये ज्यादा मील्स ना, बहुत ज्यादा, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट्स मी सो वेल, लाइक आई फील एनर्जेटिक। मुझे कोई काम करा लें, कहीं भी आ लें, अभी मैं बहरी टाउन से आ रही हूँ, वाह जी वाह, क्या बात है। सो आपको कोई मसला भी नहीं होता। आप बस मील्स टाइम से लें और मील्स ठीक लें। अच्छा, ठीक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आप ये नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या दूसरी वाली भी हो, आपको नॉर्मल डाइटिंग भी हो ना। ये जो लोग करते हैं ना कि हमने डाइटिंग के चक्कर में एक्स्ट्रा कम खा लिया, सिर्फ सैलेड्स पे आ गया। आपको सैलेड्स की कैलोरीज बहुत कम होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स देता है, कैलोरीज नहीं देता। आप इतना बड़ा बोल भी खा लोगे, आपको टेम्परेरीली तो हैवी फील हो जाएगा बिकॉज इट स्टेज लॉन्गर इन स्टमक बिकॉज इट हैज फाइबर, पर आपको ना एक उलझन सी रहेगी कि क्या, क्योंकि कैलोरीज बहुत कम थी। तो ये जो लोग बिल्कुल सैलेड डाइट पे आ जाते हैं, ये शादी वाले सीजन में बड़ी गड़बड़ होती है, बिल्कुल सैलेड डाइट, जूसेस पे, सूप्स पे आना। भाई खाएं, रोटी सालन खाएं, बट जस्ट कीप इन माइंड कि आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपका जेंडर क्या है, पोर्शन कंट्रोल कर लेना, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा कर लें। या बल्कि डाइटिंग का आसान तरीका, पहला स्टेप मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि आप ये करें कि जो आपकी एग्जिस्टिंग डाइट है ना उसका कोई 10% कम कर लें। पता होता है बंदे, अगर आप बैठे ना कॉफी पेन से लेकर, आपको पता होता है आप कितना खा रहे हैं, गड़बड़े कर रहे हैं आप, तो
पहले अपनी फर्स्ट स्टेप में गड़बड़े निकालें, सेकंड स्टेप में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें। कोई भी नहीं कर रहा होता हमारे, हमें करनी पड़ती है ये चीज़ ना। फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें कि वॉक शॉक करने निकले। थर्ड स्टेप में जो एग्जिस्टिंग डाइट है ना, लेट्स से अगर आपको आदत है कोई 2 रोटी खाने की, तो उसको पहले डेढ़ कर दें। अच्छा, डायरेक्ट उसको हाफ करने की जरूरत भी नहीं है। बॉडी ना फिर इस पर रिटेलिएट करती है, फिर बॉडी कहती है नहीं भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, तबीयत खराब होगी, सर दर्द लगेगा। ऑब्वियसली अगर आपको सर दर्द रहेगा 3 दिन बाद आप छोड़ दोगे, आप छोड़ देंगे कि भाई ये तो काम नहीं कर रही है। हाँ, सस्टेनेबल ही नहीं है। आपको तबीयत खराब हो रही है, अभी ये किस्म में पड़ गया, फिर मोटापा बंदे को इजी लग रहा होता है, सर दर्द बर्दाश्त कहाँ होता है। हाँ, बाकी परफॉर्मेंस जो आपकी खराब होना शुरू हो जाती है, डेली रूटीन खराब हो जाती है, सर में दर्द, ऑफिस जाना, काम करना, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो ये बड़ा गंदा साइकिल अजीब सा बनता है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप में आके आप जो एग्जिस्टिंग कैलोरीज भी छोड़ेंगे, आप इतना काउंट नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग डाइट है ना, उसे आपको 10% आराम से 5% कम कर लें, 10%, क्योंकि बॉडी ना स्लोली बड़ा प्यारा जो है चलती है साथ। हाँ, अगर आप एकदम से यहाँ कर रहे हैं अपनी कैलोरीज, फिर आपको तंग करेगी वो बहुत ज्यादा। तो थर्ड स्टेप में आप ये करें, तो इस तरह आराम से स्लोली बड़ा आसान कम हो जाएगा। और ये जो एक और बार केस में मेंशन करूंगी, ये जो माइंडसेट होता है ना कि हम जनाब यूज करेंगे 1 महीने में इतने केजी, 10 केजी, ये यूट्यूब ने बड़ा दिमाग खराब कर दिया हमारा। अभी आज सुबह आई वाज टॉकिंग टू माय मदर के ना भाई यूट्यूब की वजह से ना कहती हैं कि यूट्यूब ने बड़े लोगों का रोजगार लगाया है। मैंने कहा रोजगार लगाया भी, पर काफी लोगों का ना दिमाग भी खराब किया। मतलब इतना गलत थंबनेल्स होते हैं, 1 महीने में 10 केजी वजन कम करने का डाइट प्लान, ये करें और उसके बाद हफ्ते में 4 केजी कम करें, भी नहीं होता है। अच्छा, एक ये, और दूसरा आजकल यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी हर जगह शॉर्ट्स में बताया जाता है कि अच्छा ये वाला कहवा आप पिए, ये डाल के ये पिए, ये टिप्स हैं, ये चीजें करें, आपका दिनों में जो है ना वजन कम होगा। ये आपने इतना अच्छा पॉइंट मेंशन किया है, बल्कि अगर आप ना करें तो शायद भूल भी जाते करना। दिस इज अ वेरी हिडन, इतना बड़ा हिडन मसला है ना ये। हमें क्या लगता है कि जो अब शॉर्ट्स है ना, अब शॉर्ट्स का जमाना चला है, लोगों ने शॉर्ट्स बनाने और व्यूज लेने, उस पर उन्होंने, अब जब आप कह दोगे ना, लिख दोगे ऊपर ये कहवा पी के आप 4 केजी एक हफ्ते में कम करें, बंदा वो जरूर देखेगा, वो कहवा जरूर बनेगा उसे घर में। अब होता क्या, ये जो शॉर्टकट वाली मेंटालिटी है ना, वो क्या गड़बड़ करती है कि जैसे मैंने जिस तरह सारी बात की, मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस से बात की। आप एक का टोटके या टिप पे अमल करके यू कैन नॉट लूज वेट। कितना, मैं कहती हूँ कोई बहुत असर कर गया आप टोटका, कितना गिरा लोगे, 2-3। आप प्रॉपर पे नहीं जा सकते कि अगर आपने आप 20 केजी 25 केजी या 15 केजी ओवरवेट हो, जो कि 15 से 20 केजी ओवरवेट होना इट्स अ वेरी नॉर्मल वेट इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन। हर तीसरे पेशेंट का मेरे इतना ओवरवेट होता है वो। तो जो टोट के टिप्स होते हैं ना, वो करके आप कितना गिरा लेंगे, 2-3 केजी। आपने कहा प्रॉपर करना है, आई कैन बेट यू कैन नेवर बी एबल टू लूज वेट विद दीज एक आध टोट का। तो ये जो शॉर्टकट मेंटालिटी है ना, इससे जान जब तक नहीं छुड़ाएंगे ना, वजन नहीं कम होगा। और अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार भी इसीलिए होते हैं कि हमने तो हर चीज की, अच्छा पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमने हर चीज कर ली, लूज नहीं हुआ, हर चीज का की, दुनिया जहां का टोटका, यूट्यूब का टोटका नहीं छोड़ा, किसी टिकटॉक का कोई टोटका नहीं छोड़ा, कोई वो तरकीब टिप शॉर्टकट कुछ ही छोड़ा। पर इस तरह से लूज कभी भी नहीं होगा। इस तरह से आपका शायद स्टक हो जाए, रुक जाए वहां पे, पर लूज करना है, हेल्थ अपनी वापस लेना है, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आप नहीं कह सकते कि मैं टोट के टिप से 20 केजी कम किया था। कम होता भी है जिन लोगों का, तो फिर वो बाउंस बैक भी होता है। ये वाटर वेट निकलता है हल्का फुल्का 2-3 केजी का, इससे ऊपर नहीं जाता किसी का कुछ भी। अगर ऐसे, एक छोटी सी बात, अगर ऐसे जा रहा होता ना, तो ये डाइटिशियंस वगैरह हम होते ही ना, ये सिर्फ टोटके होते, फिर इनके पास कोई शायद जाता ही ना। हम भी क्या भी बता रहे होते बैठ कि ये कहवा पी ले, इसमें सौंफ डाले, इलायची डाले, ये डाले, और जनाब अपना जो है ना आपने काम चलाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने हेल्दी ईटिंग के साथ अपना जो वेट है उसको बैलेंस करना है, उसको कम करना है और खुश रहना है। जितना आप खुश रहेंगे ना, आप उतना अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हमारे साथ यमुना चट्ठा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। यमुना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हमारी जितने भी जनाब शिकवे थे और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना कि हम डाइटिंग कर रहे होते हैं, वेट लूज़ नहीं हो रहा होता, पता नहीं क्या मसला है, तो वो हिडन जो प्रॉब्लम्स थी, रीजंस थी ना, आज हमने आपके सामने रखी हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आलमी मेंटल डे मनाया जा रहा है और
माशरती रवैये, नामुनासिब हालात की वजह से सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ज़हनी अमराज में इजाफा होता जा रहा है। और ज़हनी अमराज चाहे माशरती रवैयों से जन्म ले या फिर किसी भी बीमारी के नतीजे में, मगर हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया भर में ज़हनी अमराज की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। और इनमें गरीब मुल्कों के साथ साथ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, वो शामिल है। आगा खान यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ के लगभग अफराद ज़हनी दबाव या फिर किसी भी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। तो आज के शो में हम यही जानेंगे कि कैसे बढ़ते हुए ज़हनी अमराज से बचा जा सकता है और जो लोग इस मर्ज़ का शिकार हो जाएं उन्हें कैसे वापस नॉर्मल ज़िंदगी में लाया जा सकता है। और जिस तरह मैंने बात की है कि एक तो मुआशरती रवैये होते हैं, दूसरा कि जिस तरह के हमारे आजकल हालात चल रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, एंजाइटी का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इवन दो कि उन्हें नहीं पता होता कि हमने अब इसको कोप अप किस तरह करना है और वापस से नॉर्मल ज़िंदगी किस तरह हमने गुजारनी है। तो आज हम ख़ास तौर पर इस पर बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। जितना हम लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं आकाशा खान है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आकाशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आकाशा, आज क्योंकि मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और जैसे मैंने बात की है कि सर्वे जो आया है बहुत ही कहने के अलार्मिंग सिचुएशन है कि सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ के लगभग लोग जो है वो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर या फिर कंडीशन का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है? जिस तरह हम फिज़िकल हेल्थ को बड़ा देखते हैं कि कोई चोट ना लग जाए, कोई ज़ख्म ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, हम मेंटल हेल्थ को नहीं देखते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ख़राब हो रही होती है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा कि जो रिसर्च हुई है उसमें 5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इस कंडीशन में होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपीयर हो गए हैं। अच्छा। अभी आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर नहीं करते, जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो इस से गुजर रहे हैं। ठीक है, हम फिजिकल कंडीशन को तो बहुत करते हैं, कोई हल्की सी दिल में दर्द हो जाए हम ईसीजी फौरन करवा लेते हैं, हम इतने कंसर्न होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हम कंसर्न ही नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता कि वो कितनी ज़रूरी है और हमारी बेसिकली पूरी लाइफ, हमारी पूरी रूटीन उस पर चलती है। अगर आप देखें डिस्टर्ब्ड हैं, आप सुबह मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पूरा टाइम जो है वो पूरा दिन बर्बाद हो गया ना। आप ऑफिस में भी वर्कआउट आपका फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, एंगर, डिप्रेशन या जो भी काम भी नहीं होगा, काम नहीं होगा, अलग से टेंशन है, काम नहीं हो रहा। उसके बाद फैमिली के पास जाएंगे, फैमिली के बाद अलग से डिस्टर्बेंस, क्योंकि वर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है, फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, सोशलाइजेशन भी नहीं रही। तो देखिए पूरी चेन चलती आ रही है हमारी मेंटल हेल्थ की कि अगर एक चीज़ हमें कोई तंग कर रही है, कोई रूट कॉज है, तो हमें उसको देखना चाहिए कि वो क्यों हो रही है और उसको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमें लगता है कि सोच ही है ना, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, सुबह आइए रात को खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। वो रात को जब आप बेड पे होते हैं ना तो आपको ज्यादा होती है, आप कई घंटों जो है वो नींद नहीं आती है क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है नींद की। तो इसकी बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, हम इसको बॉदर ही नहीं करते हैं बाकी सारी चीज़ों की तरह। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको हाईलाइट करें, बिकॉज आपने अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। कोई आकर आपको ये नहीं कहेगा डिप्रेशन से कि आप लेटे हुए उठे और उठकर बाहर जाएं और आप अपना काम ना करें, अपनी जॉब ना करें, आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं, आप छुट्टी पे चले जाएं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा। आपने अपनी नॉर्मल जिंदगी में खुद वापस आना है, अपने आप को कोप अप खुद करना है। एग्जैक्टली, आपने अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, आपने अपने लिए खुद कोशिश करनी है। उठें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद मेंटली स्टेबल रहेंगे तो आसपास लोगों को भी रखेंगे ना। आप देखें अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत नेगेटिव है और डिप्रेस है, आसपास का एनवायरनमेंट भी तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। अब उस पर्सन को हमें ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा यही डिस्टर्ब्ड है, अब उसके आसपास जो बैठे होंगे, जो कलीग्स होंगे, वो भी डिस्टर्ब होंगे, देख रहे होंगे क्या हुआ इसको, क्यों इस तरह से बात कर रहा है, तो आपका एटमॉस्फेयर भी डिस्टर्ब होता है, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए ज़रूरी नहीं है,
वो आपके इन्वायरमेंट और आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। अच्छा, दूसरा आकाशा, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि एंजाइटी क्या है, मतलब हम लोग उसकी सही डेफिनेशन नहीं जानते। एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या होता है, डिप्रेशन की स्टेज क्या है, ये डिप्रेशन क्या होता है। हम लोग ये कह देते हैं, हम आम भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अपसेट है तो हम कह देते हैं जनाब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं, और ये टर्म्स इतनी ज़्यादा कॉमनली यूज होना शुरू हो गई है कि हम इसको अब बॉदर नहीं करते हैं कि कोई अगर वाकई डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, तो हम उसको बॉदर नहीं करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, कह रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इतना कॉमन क्यों कर दिया हुआ है इन चीजों को? देखिए, लोगों ने ना इसको, मैं कहूंगी कि ये एक फैशन है कि डिप्रेशन, एंजाइटी आप देखेंगे, मतलब फैशन में हमने इसको कर दिया, ट्रेंड बना दिया इसका, ट्रेंड हो गया कि हम डिप्रेशन का शिकार होंगे तो लोग हमें सिंपैथी देंगे, या वो जो है ना हाईलाइट होंगे ना, हम उसको कि अच्छा हम भी डिप्रेशन, हम भी एंजाइटी में। अच्छा, और जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं और जब वो सिम्टम्स बता रहे होते हैं हमें डिप्रेशन है, होता उनको एंजाइटी है। लोगों का मसला ये, मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को पता ही नहीं है डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है। बिकॉज डिप्रेशन अलग है, एंजाइटी अलग है, ठीक है, ये 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं और 2 डिफरेंट सिम्टम्स इनके अलग अलग होते हैं, इनके ट्रीटमेंट अलग होते हैं, इनकी सारी हिस्ट्री वगैरह अलग होती है। लेकिन लोगों ने सीख लिया है, हालांकि और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों ने सीख लिया है भाई डिप्रेशन, एंजाइटी, हर बंदा मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, नहीं भी है तो वो अपने आप को इस तरह से इतना ज्यादा ये कॉमनली प्रिवेल करता जा रहा है हमारी सोसाइटी में कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये वर्थफुल नहीं रहा है कि सिर्फ ये बोलना कि मैं डिप्रेशन का शिकार। और उसमें क्या होता है कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो रियली यानी उस चीज से गुजर रहे होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार ये तो आम सा है, लोगों ने कह दिया है, हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। बिकॉज हम भी नॉर्मल रूटीन में ये कहते हैं कि क्योंकि लाइफ ऐसी है, स्ट्रेसर आजकल इस तरह के हैं, हर बंदा इस चीज़ से गुजरा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई पर्सन आपको कोई सुनाना चाह रहा है तो डू लिसन, उसकी बात ज़रूर सुने। हो सकता है कि उस टाइम उसको उसी पर्सन की ज़रूरत हो जो कि वो उसको सुना जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी को सुन लें और उसको एडवाइस कर दें और आपको समझ आती है तो आप उसको मोटिवेट करें इस तरफ कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें कि कोई बात नहीं, आप अपनी इस चीज़ के लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प को सीख कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को खुद से पहले एक ट्राई कर लें। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि फ़ौरन जाके आपको थोड़ा सा भी मसला हो रहा है आप जाके कंसल्टेशन ले लें। आप पहले खुद को ट्राई करें, अपनी सेल्फ थेरेपी करें, देन उसके बाद अगर आपकी चीज़ें नहीं आपसे हैंडल हो रही फिर आप किसी प्रोफेशनल लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब खुद से सेल्फ थेरेपी क्या हो सकती है? बिकॉज आजकल आपको पता है इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ पे, हर कोई परेशान है कि किस तरह घर का ही अगर अपना सर्कल ही देख लें कि उसको किस तरह हम लोगों ने रन करना है, बच्चों की फीसें देनी है, ग्रोसरी करनी है, ये करनी है, बिजली के बिल आ जाते हैं, हम परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमारे पास वो कह लें कि कुछ एक्टिविटीज नहीं है कि जाके हम अपनी जो है ना फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकालें या कुछ करें, हमें नहीं पता चल रहा होता, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं होता है। तो फिर सेल्फ थेरेपी क्या की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो एक रीज़न ये भी मैं समझती हूँ कि आजकल की जो डाइट है वो कितनी इम्बैलेंस्ड है कि आप सोचिए कि ये जंक फूड रिसर्चेस भी ये चीज़ कहती हैं कि आप जब इस तरह की फूड इनटेक करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम ही नहीं बनता कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट कर सके। तो जब आपके अंदर कैपेसिटी इतनी सी है तो आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपनी, मेरे ख्याल से हर बंदा जो है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्लीप का कोई स्केड्यूल नहीं है, ना बच्चों का, ना बड़ों का, ना बूढ़ों का, किसी का पैटर्न खराब है। तो ये देखिए कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है, आपकी डिस्टर्ब है, तो वो एक आपको मेंटल हेल्थ एग्जॉस्ट कर देती है, आप चिड़चिड़े हो जाती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये है कि आप बात करना छोड़ देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम बात करना छोड़ देते हैं। हमें कोई स्ट्रेस है, हमें कोई टेंशन हो रही है, हमने सबसे पहले काम क्या करना है, किसी से बात नहीं करनी कि हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये हमें जज तो नहीं करेगा, मैं अपने मसले कैसे बताऊं इसको, मैं अपनी बात कैसे कन्वे करूं, ठीक है। बात करना आपने छोड़ दी तो वो कितना सप्रेस होते 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 अब देखिए कि वो कहाँ जाएगा। इफ फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी इतना पीक पे चला गया है, देन उसके बाद आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं उसकी एक वजह से, क्योंकि जब आप खुद ही नहीं सही होंगे उसके बाद आप ये देखें क्वालिटी ऑफ टाइम ही नहीं है। आप अपने लिए क्या करते हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आपने पूरा दिन काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब से काम कर रहे हैं, किसके लिए? इवन दो छुट्टी पे भी हम काम कर रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए, फैमिली के लिए। और जब हम खुद ही ठीक नहीं है, हम खुद उससे सेटिस्फाइड
नहीं है, हम खुश नहीं है, हम सुकून में नहीं है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें किस चीज की हैं? इतना पैसा कमा के फायदा क्या ही नहीं है करना है फिर, आपने कि हाँ। आपको सुकून ही ना मिले, हाँ। आपकी मेंटल हेल्थ ही ना हो। तो यही तो चीजें हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ टाइम फैमिली के साथ अपने लिए टाइम जरूर निकालें, अपनी एक्सरसाइजेस जो है वो जरूर करें। जिमिंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप कर सकते हैं तो ये जरूर करें, अगर नहीं भी कर सकते हैं मतलब physical activity लेकर आएं अपनी life के अंदर, हाँ। ये और वो सारी एक्टिविटीज जो आपको करना अच्छा लगती है, पूरी डेली रूटीन में आप वही कर रहे हैं जो आपकी एनवायरनमेंट या जो आपके सर्कमस्टेंस आपको रिक्वायर्ड वो है। कुछ भी हो सकता कुछ है, भी मतलब आपकी अगर hobbies हैं, आप painting, अपने साथ वक्त कुछ गुजारना भी। चाहते हैं और आपको वो अच्छा लगता है तो आप अकेले अपने साथ वक्त गुजारें। हाँ, वो- हॉबी जो भी आपकी, हाँ। आपको पेंटिंग अच्छा लगता है वो करें, आपको जो चीज अच्छी लगती है आप बाहर जाएं, खुद अकेले चले जाएं। मी टाइम, Exactly, हाँ। मी टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि मी टाइम इज लाइक कि अच्छा कोई समझेगा अच्छा पागलों की तरह हम खुद ही अकेले बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मी टाइम इज द बेस्ट टाइम। Exactly, आपको अपने हाँ। आप को टाइम देना चाहिए। हाँ। फिर उसके बाद अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। डेली लाइफ स्ट्रेस जो है, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की लाइफ में स्ट्रेस ना हो और हम ये बात करें कि स्ट्रेस खत्म ही हो जाएगा। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। आप छोटी छोटी सी टेक्निक कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट आ रही है फॉर एग्जांपल, आप उसको फौरन रिप्लेस कर लें। अच्छा। सारा काम तो थॉट का है ना। कैसे करें? लोग कहते हैं हमसे नहीं होता, वो एक कहते हैं ना कि गलबा सा तारी हो जाता है हमारे ऊपर ख्यालात का, सोचों का, और वो भी नेगेटिव सोचों का। तो वो किस तरह उनको जो है ना वो फॉर चेंज एग्जांपल किया जा सकता है? अगर कोई पर्सन है ऑफिस में है, बॉस पास से गुजरा है, उसको सलाम किया है, उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है, हाँ, अब वो पर्सन जो है वो ये सोचना शुरू हो जाएगा, लगता है मैं मुझे फायर करने लगा, हाँ, कि लगता कोई है मुझे- प्रॉब्लम अब है ठीक बॉस को। हाँ, ठीक है, ये चीज होगी, नेगेटिव थॉट होगी। अब अगर इसी चीज को मैं पॉजिटिव कर दूं कि हो सकता है वो अपनी किसी टेंशन में हो सकता है उसने मेरी आवाज ना सुनी हो, ठीक है, अब वो देखिए थोड़ी सी सोच को पॉजिटिव करने से, रिप्लेस करने से कितना चेंज आ गया। अब उसके जो इमोशन जो नेगेटिव में जा रहे थे, या उसकी एक लोनेस और मोटिवेशन जो थी वो इतनी लो हो गई थी, अब वो रिप्लेस हो गई एक सिर्फ थॉट को चेंज करने से। तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन हमें समझ नहीं आती है। आप अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों को रिप्लेस करने की कोशिश करें। अगर चीज़ों को चैलेंज करें, अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चैलेंज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हमें डर लगता है, हम फेयर की वजह से इनिशिएटिव ही नहीं ले सकते हैं, हम स्टार्ट ही नहीं करते किसी चीज़ को। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेलियर और सक्सेस तो अल्लाह ताला के हाथ में है और वो हमारे बस में नहीं है। हमारा बस है सिर्फ हमने काम करना है, मेहनत करनी है और एक चीज़ को ट्राई करना है। लेकिन जब आप ट्राई ही नहीं करेंगे चीज़ों के डर से, तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? और फिर हम होपलेस हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन हो जाता है कि हम तो थोड़ी सी चीज़ों पे हमें भी अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, हम किस तरह से खुद से चीज़ों को इनिशिएटिव ले सकते हैं। बिकॉज हमने अपने आप को खुद तो कुछ करना नहीं, खुद तो खड़े होकर वॉक करनी नहीं है, और लेकिन हमने बैठे बैठे कहना है कि हमें सब कुछ मिल जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। आजकल ये भी बहुत ज्यादा ना, लोग समझते हैं कि अच्छा आपने डिग्री कंप्लीट की है तो आप फॉरेन जाएंगे, आपको बहुत हाई फाई जॉब मतलब फॉरेन से आप ऐसे निकलेंगे ना गेट से बाहर, तो लोग आपके हाथों में जॉब लेके खड़े होंगे कि आइए आइए, आप ही के इंतजार कर रहे थे। तो छोटे अपने जो गोल्स हैं उनको स्मॉल करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, डेली बेसिस पे बना लें, वीकली बना लें। जरूरी नहीं है कि आपने एक लॉन्ग टर्म गोल इस तरह से करना है। और दूसरी बात ये कि रियलिस्टिक गोल बनाएं, हाँ, जो ये आप बड़ा कर जरूरी सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आपको आपकी वो ख्यालों की दुनिया से निकल आए, बिकॉज ख्यालों की दुनिया में ही जब आप जाते हैं तो आप फिर वापस नहीं आ सकते ना। तो उसके लिए जरूरी है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस आपको पता हो, हर इंसान में होती है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने अपनी वीकनेस को हावी नहीं होने देना, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को, अगर दो भी हैं, आपने उसको ही इतना ज्यादा आपने एग्जैजुरेट कर देना है सो दैट कि आपकी वीकनेस नजर ही ना आए उस चीज के लिए। अच्छा, उनको एग्जैजुरेट नेगेटिविटी में नहीं करना, पॉजिटिविटी में करना है। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें, उन चीजों को लेकर फिर रियलिस्टिक गोल्स बनाएं, फिर देखें कि हालात कैसे हैं, सर्कमस्टेंसेस आसपास के कैसे हैं, मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद आप उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें सो दैट फिर चीजें आपकी सक्सेस की तरफ जाएंगी। अदरवाइज अनरियलिस्टिक गोल्स बना के, या आप ये कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे तो बस ये बहुत ही कोई हाई फाई सी चीज चाहिए, या मुझे तो इस तरह से चीजें नहीं ना हो सकती हैं। यू नीड टू बी लाइक कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो अपने साथ साथ जो है वो दूसरों को भी इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो सिर्फ आपके ना कि सिर्फ फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली आपको डिस्टर्ब करती है, आपका जो ऑरा होता है ना, मतलब ऑरा में बाकी लोग भी आ रहे होते हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर रही होती है। और ये वाकई मानने वाली चीज़ है। अगर आप मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी रहते हैं ना, आप फिजिकली भी हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ का हमें ख्याल रखना
रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा था, तो उसमें हमने डिस्कशन यही किया है कि आप किस तरह नॉर्मल वापस अपनी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी मसला है, इसको आपने छुपाना नहीं है, टैबू नहीं बनाना कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, तो आपने कहना है कि हमने किसी से बात ही नहीं करनी, हमने बताना ही नहीं है। अगर आपने कंसल्टेशन नहीं लेनी है, ठीक है, ना लें, अपने दोस्तों से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें, अपना बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए आप लिटरली बहुत लाइटर फील करेंगे। और आकाशा खान हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जनाब, जितनी भी मसले होते हैं उनको एड्रेस करना बेहद लाजमी है, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सकती है। कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाइए लोगों के साथ अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है, तो आज वो कौन सी किताब के साथ हमारा तारुफ करवा रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का तारुफ सुनते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। आपको एक गज़ल सुनाते हैं, उसके बाद जिक्र करते हैं कि ये गज़ल किसकी है और ये किताब किसकी है। खुसरू का रंगीन सिंहासन, झूमर शाह भिटाई का, तहजीबों के रंग से रोशन चेहरा सिंधु माई का, तू मोहिंजो दाड़ो का गुल, खाक हड़प्पा नगरी का, यानी एक तहय्युर पैहम है जलवा आराई का, तू बागे लाहौर का सब्ज़ा, खुशबू तख्त कलाची की, और शरफ इस बागीचे में मुझको शेर सराई का, गिलगित और कैलाश दरीचे खुल्द की जानब खिलते हैं, गिलगित और कैलाश दरीचे खुल्द की जानिब खुलते हैं, माला कंड की झील में ताबा मंजर ख्वाब कुशाई का, घास के मैदानों से उभरें सतरंगे पंजाब के सुर, एक तारे की तान से फूटे नगमा मुझ सहराई का, जगमग मेरा बाग पिशावर, जल थल मेरा दश्त वसेब, शाह बलोचिस्तान सितारा है मेरी अंगनाई का, खेत में हों या सरहद पर सब मेरे पाकिस्तान के हुर, पेशानी पर चांद सितारा रुख रोशन हर भाई का। ये आपने देखा कि बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज की एक गज़ल है। गज़ल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गज़ल की हैत में है। इसका जो मतला है वो हम काफ़िया है और बाकी सारी उसी तरह बैत चलती हैं इसमें, लेकिन ये है मिली नगमा और पाकिस्तान की मोहब्बत में लिखा गया है। आपने शायद ही इस तरह का खूबसूरत मिली नगमा गज़ल की हैत में पढ़ा हो या सुना हो। जिस अंदाज से ये शहरों के नाम और इलाकों के नाम और दरियाओं और बस्तियों के और जंगलों के नाम इसमें खपाते हैं, जिसको हम कहते हैं ये कंज्यूम करते हैं या फिट करते हैं, वो बड़ा शानदार है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ अहमद जहांगीर साहब की, और उनकी किताब का नाम है शाह दरिया। इसे हमाद न्याज़ी की इशाअती इदारा जो है कोलाज, उसने शाया किया। हमाद न्याज़ी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अहमद जहांगीर साहब का जब हमारे हाथ में कलाम आता है तो ये आपको वाक़तन चौंका देता है। जब मैंने पहल पढ़ा तो मेरे जहन में एक ही बात आई, और वो बात आई इब्न खल्दून की। उन्होंने मुकदमे में एक बड़ा मज़ेदार वाक़या लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा कि मैंने एक अपने दोस्त से पूछा कि यार पहले तो मैं शेर गोई कर लेता था, अब मुझसे शेर नहीं होते, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि चूंकि तुमने इल्म इतना हासिल कर लिया है कि अब तख्लीक के सोते खुश्क होना शुरू हो गए हैं। तो ये अमूमन होता है, ये कोई आफाकी उसूल नहीं है, लेकिन अमूमन होता है कि आप जब बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो तख्लीक जो है उसके लिए जिस मासूमियत का या जिस लाइल्मी का पता होना चाहिए, यानी मौजूद होना लाजमी होना चाहिए, वो नहीं है। वो जो है ना वो ख़राब हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लेते हैं। तो कहते हैं कि आप बहुत लर्न करें और उसके बाद फिर अनलर्न करें अगर आप अच्छा शायर बनना चाहते हैं। तो अनलर्न करना हर एक के बस की बात नहीं होती। बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने के बाद अच्छी शायरी करना अगर आपने सीखना है तो अहमद जहांगीर उसकी बेहतरीन मिसाल है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये इस तरह का आपने जो मिली नगमा है जो गज़ल की हैत में वो नहीं इससे पहले सुना होगा, तो इसमें तमाम गज़लें इसी तरह की हैं, कहते ये गज़ल ही हैं। और तुम आपको हैरत होगी, मैं एक जो हमारे हलकों में, अदबी हलकों में, टी हाउस वगैरह में या नारकली में जो आम बात होती है वो क्या होती है, वो ये कहते हैं कि शायरी मनो नहीं टनों के हिसाब से हो रही है। ये बात दुरुस्त है।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह हमने बात की थी कि डाइट किस तरह हमने अपनी मॉडिफाई करनी है और हेल्दी डाइट पर किस तरह जाना है, अब हमने बात करनी है कि जनाब हमने एक्सरसाइज के थ्रू किस तरह अपना वेट जो है वो कम करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप लोग या फिर ख़ास तौर पर ख़वातीन जिम नहीं जा सकती हैं, ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, तो उनको घर में किस तरह की हल्की फुल्की सी जनाब एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक किस तरह करनी चाहिए, ख़ास तौर पर टाइमिंग क्या होती है एक्सरसाइज करने की। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जनाब ख़वातीन जो शिकायत करती हैं कि आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी हमने कितना वेट लूज़ करना है और किस तरह करना है कि जनाब हम दोबारा से अपने साइज़ में आ जाएं, तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अना ताहिर मौजूद है, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत फिट है। अना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अपनी फ़िटनेस का राज बताएं सबसे पहले, जो देखने वाले हैं कि ख़ुद भी ख्याल रखती हैं जिस तरह बाकियों को आप ट्रेन करती हैं। जी बिल्कुल, डाइट कंट्रोल जो है आपकी फ़िटनेस का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं तो फिर आप फिट रहते हैं। ठीक अच्छा। है, और उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सुहागा हो जाता है। तो फिर बताइए ना कि जो लड़कियां नहीं जा सकती हैं, जिम नहीं ज्वाइन कर सकती हैं, वो घर में किस तरह की हल्की फुल्की जो है ना वो एक्सरसाइज करें तो वो अपना वेट जो है उसको लूज़ कर सकती हैं। इस तरह अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में मॉर्निंग में कोई ऐसा टाइम बना लें जब आप उठते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी सोने की टाइमिंग को आप सेट करें। अच्छा। ठीक है, अगर आप सो रहे हैं 3 बजे 4 बजे और आप 8 बजे उठ रहे हैं, 8 आवर्स की नींद आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपका वेट जो है, आपका वेट इतना डिस्टर्ब हो जाता है। आप जितना मर्ज़ी वर्कआउट कर लें, आपकी अगर नींद पूरी नहीं होगी ना, आपका वेट कम नहीं होगा। ठीक है, पहले तो आप अपनी नींद को सेट करें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डाइट। ब्रेकफास्ट बच्चे नहीं करते जी, मोस्टली बच्चे, क्या मदर्स भी नहीं करती हैं और लड़कियां भी नहीं, आजकल टीनेज में लड़कियां नहीं करती हैं। ठीक है, और फिर कहा जाता है हम तो कुछ खाते भी नहीं है और फिर भी हम फैटी हो रहे हैं। तो उसकी मेन वजह ये होता है, हमारे स्टमक ने कुछ वर्क तो करना होता है ना, फिर वो फैट बनाने लग जाता है। ओके। तो उसके लिए जो है, अगर आपको ब्रेकफास्ट मतलब कुछ बच्चे ये कहते हैं हमें तो भूख ही नहीं लगती है, वो इसी वजह से नहीं लगती है। आप मॉर्निंग में फ्रूट जूस कर लें। ठीक है, एक ग्लास दूध ले लें, एप्पल ले लें, यहाँ से आप स्टार्ट करें। ठीक है, और एक्सरसाइज आप वॉक करें। ठीक है, इसके अलावा आप घर में कर सकते हैं, हाई नीज कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं और क्रंचेस कर सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपका वेट जो है स्लो कम होने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये आप इजीली घर में ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करके और इसके थ्रू आप अपना वेट कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग बेवक्त की भूख के वक्त हम लोग कोई टाइमिंग नहीं हमने रखी हुई, हम जब मर्जी चाहे मील ले लिया, कोई टाइमिंग नहीं है, उसकी वजह से भी हमारा वेट जो है वो बेशक हम जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें वो अगर आप नहीं कम होगा। प्रॉपर डाइट में आते हैं ना, तो हमारी सारा दिन मील्स चलती रहती हैं। अच्छा। कि आप अगर उठते हो जी 8 o'clock, आपने एप्पल ले लिया, एक गिलास दूध ले लिया। ठीक है, फिर आप आ जाते हो 10 to 11 o'clock, एक बॉल ओट्स का बनाएं, वो आप ले लें। ठीक है, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या जॉब करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप एक बॉल भी बना के साथ ले जा सकते हैं ऑफिस में। ठीक है, वो ले लिया। अब आपका मिड टाइम आ गया, 2 o'clock, 3 o'clock, 1 or 2 o'clock के मिड में आपने जो है ना थोड़ा सा सैलड ले लिया। इतने से बॉक्स आपको कोई इरिटेट नहीं करेंगे आपके बैग में, वो आप लेके जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इवनिंग में आप जो है 1 piece ऑफ चिकन ले लें। ओके। ठीक है, और रात को 8 बजे 7 बजे जो भी घर में खाना बना हुआ है उसके आप 1 बॉल मील एक बना के आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वाटर इनटेक इसमें आपने रखना है। ठीक है, और वाटर को ये नहीं आपने एक ग्लास अगर वाटर लिया आपने एक साथ उसको पी लिया, वो नहीं करना। आपने उसको ड्रिंक करके एक एक सिप लेके आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, आपका एक ग्लास 1 से 2 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, फौरन से एक ही सांस में नहीं पी लेना, सिप सिप करके पीना है। सिप करके पीना है। और उसके बाद आप देख लें कि पूरा दिन आपकी मील चलती रही है। ठीक है, अगर आपको फील हुआ है कि आज मेरे से चीट डे हो गया, तो आप उसको बर्न कर लें। अच्छा, कितनी देर वॉक अगर आप वॉक करते हैं ना 30 मिनट्स के आप वॉक कर रहे हैं, तो आप उसको 1 hour पे ले जाएं। ओके।
ठीक है। ठीक इस है। तरह से वो लेवल पे आ जाती है आपकी कैलोरीज जो है, तो इस तरह से आप उसको बर्न कर सकते हो। अच्छा, घर में मतलब चीज़ें रखी होती हैं लोगों ने, बहुत से लोगों ने ट्रेडमिल रखी हुई होती है, साइकिलिंग कर रहे होते हैं घर में, इसके अलावा डंबल्स रखे हुए होते हैं। ख़वातीन ज़्यादातर के हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ये चीज़ें हम लोग घर पर रख लें। इनसे भी फ़ायदा होता है? अगर ट्रेडमिल कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं, तो उनको ये कितनी देर करनी चाहिए? ट्रेडमिल और जो साइकिलिंग है, ट्रेडमिल तो आप कह लो कि आपकी वार्म अप के लिए है। अच्छा, ठीक है। जो साइकिलिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। साइकिलिंग ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है। ओके। हमने एक सेशन किया भी था इसका साइकिलिंग का। 7 to 8 स्टेप है साइकिलिंग यूज़ करने की। लोग समझते हैं हम लोग साइकिलिंग बस बैठेंगे और पैडलिंग कर रहे हैं, ये साइकिलिंग है। साइकिलिंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं। ओके। तो मैं चाहूँगी कि मतलब इसके स्टेप जो हैं हम गाइड करें। हाँ, ठीक है, ज़रूर। कमिंग तो उसमें आप 5 मिनट ऐसे कर लें। अगर खड़े होकर आप 5 मिनट उसको मूव करें बॉडी को, ठीक है। 5 मिनट्स वो कर लें, 5 मिनट्स आप बैठ के कर लें, और बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके। ये नहीं कि आप साइकिलिंग पे बैठ गए और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं साथ में, वो वर्कआउट के दौरान मोबाइल यूज़ अलाउ है ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, जो आप काम कर रहे हो पहले उस पर फोकस करें आप। तो वो साइकिलिंग बहुत अच्छी है। आप उसको अपनी टाइमिंग बढ़ाएं, 10 मिनट्स to 5 मिनट्स आप उसको खड़े होके करें, और 10 मिनट्स to 5 मिनट्स आप उसको बैठ के करें, तो बहुत अच्छी है। और अगर किसी के पास साइकिलिंग है तो मेरे ख्याल से उसे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडमिल से बहुत अच्छी है साइकिलिंग। अच्छा। हाँ, बस ये देख लें कि पेशेंट को किसी को नीज़ की प्रॉब्लम ना हो। जो नीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए तो ट्रेडमिल भी नहीं अच्छा। ओके, वो ना करें। वो ना तो करें। वो साइकिलिंग भी ना करें। वो साइकिलिंग भी ना करें। ओके, जिनको नीज का प्रॉब्लम है, जिनके घुटने में दर्द होती है, वो लोग तो बिल्कुल वो ना करें। simple फिर वो walk क्या करें, कर वो सकते हैं? simple walk करें। वो सिंपल वॉक करें और Simple वही walk 30 करें। मिनट वॉक कर लें। 30 मिनट्स की वॉक करें। ठीक अच्छा। है, अपने जॉगर्स को देखें, वो जॉगर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। ओके। ठीक है, सॉफ्टी या चप्पल पहन के हाँ, walk वो नहीं उसमें तो करें। बिल्कुल भी नहीं वॉक होती ना, आप तो समझे ही ना लोग कि उसमें कहते हैं walk मैं कर लेती हूँ, ये बात नहीं है मैं कर लेती हूँ, ये अच्छा। बात नहीं है। हर चीज़ का रूल्स होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, आप उसको फॉलो करें, आपके पाँव, आपके हील सेफ रहेंगे, आपकी लेग्स जो हैं वो पेन नहीं करेंगी। हाँ, क्योंकि बाद में फिर आप लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जनाब हमारी तो टांगे दर्द होना शुरू हो गई हैं, हमारे तो क्रैम्प्स पड़ गए हैं, हमें तो ये हो गई, बिकॉज आप लोग उसके रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। आप जो उसके अप्रोप्रिएट चीज़ें होती हैं, वेज होते हैं, वो नहीं फॉलो कर रहे होते, इसलिए फिर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो हमारे साथ अना ताहिर मौजूद थी, फिटनेस ट्रेनर थी। अना, हम चाहेंगे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे एक सीरीज़ शुरू करें फिटनेस के हवाले से, ताकि हमारे देखने वालों को हम करके बताएं कि आपने किस तरह करना है। डेमोस्ट्रेशन के साथ हम लोग इनको देके और बताएं। थैंक यू सो मच अना आज का कि आप यहाँ पर आई और आपने हमें फिटनेस के हवाले से टिप्स दी हैं। तो जनाब फिट रहिए और सेहतमंद रहिए, मैं यही कहूँगी इन पे। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है और शादियों की शॉपिंग तब तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक गोल्ड ना ख़रीदा जाए। ऑब्वियसली लड़कों वालों की तरफ से भी ख़रीदा जाता है, लड़कियों वालों की तरफ से भी ख़रीदा जाता है, लेकिन आप जब जाते हैं ख़रीदने, और आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो हर कोई परेशान होता है गोल्ड ख़रीदते वक्त कि जनाब किस तरह गोल्ड की पहचान की जाए, गोल्ड लेते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि जो पैसे आप अदा कर रहे हैं इसके मुताबिक आपको चीज़ दी जा भी रही है कि नहीं दी जा रही है। और अगर आप मार्केट में जाते हैं, सराफा बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे तरीके से आपको गाइड नहीं किया जाता। तो ये जिन जिन लोगों के घर शादियां आने वाली है ना जनाब, आज तो वो कॉपी पेंसिल पकड़ ले, और क्योंकि आज हम टिप्स आपको दे रहे हैं कि किस तरह आपने गोल्ड ख़रीदना है। और गोल्ड की अब तो माशाल्लाह जो कीमतें हैं वो गिरती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में भी गोल्ड की कीमतें कम होंगी? और जब गोल्ड लेने जा रहे हैं तो हम लोगों ने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कीमत का तयन किस तरह किया जाता है गोल्ड की? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद है हाफिज़ खालिद मलिक साहब हैं, जो कि पिछले 25 साल से जनाब गोल्ड का काम कर रहे हैं और चेयरमैन हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन के इचरा के। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो लोग आपको एज अ फिटनेस जानते थे, आज लोग आपको एज अ ज्वेलर भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप गोल्ड का काम भी करते हैं। हमारे लिए भी, मेरे लिए भी खासतौर पर एक नई चीज़ थी। तो गोल्ड जब ख़रीदने जाते हैं हाफिज़ साहब, तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? मुनीबा, क्लाइंट जो होता है ना वो इनोसेंट होता है। अच्छा। उसको किसी बात का नहीं पता होता। हाँ। डिपेंड करता है आपके ज्वेलर के ऊपर। ज्वेलर का इंतखाब जो है ना ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके। अगर आपके ज्वेलर का इंतखाब अच्छा है तो फिर आपसे धोखा नहीं हो सकता।
दूसरी बात ये है कि देखिए जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उसको ज्वेलरी दे रहे हैं, पित्तल दे रहे हैं, ब्रास दे रहे हैं, तांबा दे रहे हैं, सिल्वर दे रहे हैं, उसको नहीं पता। तो वो आया है पैसे लेकर आपसे ज्वेलरी बाय करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि ज्वेलर उसको दे क्या रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए अब आप लोग ज्वेलर तो नहीं बन सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग ये कर सकते हैं कि जिस बंदे से हम चीज़ बाय कर रहे हैं ये बंदा एतमाद वाला है, और हमारा काम ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल चलता है, यानी लोग जिन बच्चियों की जब शादियां हुई थी उनकी मैंने ज्वेलरी बनाई थी, आज उनकी बेटियों की ज्वेलरी मैं बना रहा हूँ। क्या बात है। यानी 20 साल बाद, 22 साल बाद, 24 साल बाद वही बच्चियां कि वो एतमाद है ना लोगों का आपके ऊपर। हाँ ये कि अच्छी चीज देंगे, अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें अच्छी चीज मिलेगी। अच्छा दूसरा ये कंफ्यूजन बड़ी है क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है, तो मैं फौरन से सवाल करूंगी कि 21 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, इसमें क्या फ़र्क है इन तमाम तर फ्रीक्वेंसी में कह लें या इन इकसाम में? 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना उसकी कोई भी चीज़ तैयार नहीं हो सकती, बन नहीं सकती। अच्छा, कोई मतलब बिस्किट की शक्ल होती है, बिल्कुल इतना प्योर गोल्ड होता है कि उसकी शक्ल इख्तियार नहीं हो सकती। लाइक आप बैंगल, कड़ा, चूड़ी, सेट, अंगूठी कुछ भी बनाना चाहेंगे तो बन नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वो उसके अंदर प्योरेस्ट फॉर्म होती है। हाँ जी, प्योरेस्ट फॉर्म होती है। उसके अंदर डिपेंड करता है कि खोट की मिकदार, उसके अंदर जो मेल हम डालते हैं वो कितना है। अगर उसके अंदर हम 1 ग्राम डालेंगे तो वो 22 कैरेट हो जाएगा। अच्छा। अगर 1.5 ग्राम 1 तोले में डालेंगे तो 21 कैरेट हो जाएगा। 2 ग्राम डालेंगे तो 20 कैरेट हो जाएगा। इसी तनासुब से ही ये जितना आप खोट डालते जाएंगे गोल्ड की प्योरिटी कम होती जाएगी। सबसे अच्छा गोल्ड जो है वो 22 कैरेट है, जो आप बाय करते हैं, जो फॉर एवर आप मतलब ज्वेलरी भी ख़राब नहीं होती, गोल्ड काला नहीं होता, या फिर 21 भी काला नहीं होता। अच्छा। इससे नीचे आप जाते जाएंगे तो फिर गोल्ड की क्वालिटी जैसे जैसे गिरती जाएगी वैसे वैसे उसकी रंगत भी ख़राब होती जाएगी। मतलब अगर हम खरीदने जाएं, ज्वेलरी बनवाने जाएं तो 22 कैरेट में बनानी चाहिए। 22 कैरेट में बनवानी चाहिए आपको। देखें जिसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे चेन्स हैं, इम्पोर्टेड ज्वेलरी है, वो मोस्टली 21 कैरेट की होती है। अच्छा ठीक है। तो वो 21 की ही मिलेगी आपको। ओके। लेकिन वो भी ख़राब नहीं होती। सही। इससे नीचे जब आप जाते हैं 19 पे, 20 पे, 18 पे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। और मुनीबा गोल्ड को चेक करने की बड़ी अच्छी मैं आपको छोटी वो भी बता दें हमें। देखिए ये जो मौसमी असरात होते हैं ना, ये गोल्ड पे बड़ा मुरतब होते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपने बाय की है ज्वेलर से तो वो बॉक्स के अंदर ही पैक है, चाहे आपने उसको संभाला 2-3 माह बाद निकालेंगे तो उसका कलर ख़राब हो चुका होगा। इसका मतलब है कम हो जाती है उसकी। देखिए आपने यूज़ नहीं किया, वो पहना भी नहीं है, लेकिन ये मौसमी असरात की वजह से वो गोल्ड ख़राब हो गया। अच्छा बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो काली हो जाती हैं, बाजू हमारे काले हो जाते हैं। एग्जैक्टली। उसका मतलब भी यही होता है कि गोल्ड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल्ड को आप परफ्यूम, बॉडी स्प्रे से बचाएं। यानी आप पहले परफ्यूम, बॉडी स्प्रे लगा लें रेडी होने के बाद में ज्वेलरी वेयर करें, बाद में ज्वेलरी पहने। लोग पहले ज्वेलरी पहन लेते हैं, बाद में परफ्यूम लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं। उसका नुकसान ही होता है, ज्वेलर की शामत आ जाती है। मतलब वो हम जैसे इनोसेंट ज्वेलर भी जो ना वो भी पकड़े जाते हैं। लोग कहते हैं जी अच्छा उसने गलत आपको दिया, आपको चूना लगाया उसने। अप्रोप्रिएट वर्ड ये कहा जाता है ना, खासतौर पे ज्यादातर कहा जाता है ये। हाँ जी। तो फिर कैसे चमक बरकरार रखे? उसके लिए दोबारा ज्वेलरी आपको हमारे पास लानी पड़ेगी। अच्छा। फिर हमारे पास कुछ एसिड हैं, वो एक वर्क है जो 5 से 10 मिनट का हम गोल्ड के ऊपर करते हैं, उसको साफ़ करते हैं तो साफ़ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जब हम ज्वेलरी जाते हैं करवाने, जिसको वॉश कहते हैं, कि धुलवाने जा रहे हैं, तो जो ज्वेलर्स होते हैं बड़े तेज होते हैं कि जनाब उसमें से थोड़ा सा सोना निकाल लेते हैं। अब ये मुझे बताइए इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि सोने के वाले से लोग बहुत बातें करते हैं। ये मुनीबा सेल्फ एक्सपीरियंस तो नहीं है। नहीं, मैंने बस लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना मैं वो बता रही हूँ। अच्छा देखिए जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं ना, उसे कभी भी जाके ये मत कहें कि ज्वेलरी पॉलिश करवानी है। अच्छा। जब वो पॉलिश करेगा तो आपका सोना उतार लेगा। आपने उसे बाकी कहना उतार लेता है। आपने कहना भाई जस्ट वॉश करवाना है। वॉश तो पानी से भी हो जाता है, डिटर्जेंट से भी हो जाता है, वो जो आमले रीठे होते हैं हमारे पास उनसे भी हो जाता है। अच्छा। लेकिन जब आप उसे कहते हैं ना पॉलिश करवाना है तो आप तो खुद कह रहे हैं कि हमारी ज्वेलरी तुम उतार लो, क्योंकि आप मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पॉलिश करा रहे हैं। हाँ, जब देखें जब ज्वेलर आपसे पॉलिश के पैसे नहीं लेता, उसका आप पे एहसान भी हो गया और आप कहते हैं इससे अच्छा ज्वेलरी कोई नहीं है, इसलिए तो मुझसे पैसे नहीं लिए। अब मसला ये है कि आपकी ज्वेलरी कम हो गई है, आपकी ज्वेलरी में से
1 ग्राम गोल्ड भी अगर निकल गया तो 20,000 रुपए का गोल्ड अभी 20,000 का गोल्ड आपका कम हो गया, जो कि नजर नहीं आएगा। क्या बात पॉकेट से पैसे निकले 1,000 रुपया तो नजर आता है। ट्रू। अब ज्वेलरी में से ज्वेलरी कम होगी तो आपको क्या पता हो, ठीक है। तो जब भी जाएं आप ज्वेलर से ये कहें कि मुझे ज्वेलरी वॉश करवानी है। वैसे बेहतर ये है कि घर में वॉश करें तो ज्यादा बेहतर। कैसे कर सकते हैं? सिंपली डिटर्जेंट लें, हाथ में थोड़ा सा ब्रश लें, टीथ ब्रश जो होता है, ज्वेलरी पकड़ें, उसको अच्छे से आप जब उसकी जाग निकालेंगे उसको अच्छे से सफाई करेंगे, उसके बाद उसको ड्राई कर लें सिंपल पानी के साथ, तो वो साफ हो जाएगी। मतलब घर में इजीली आप कर सकते हैं और वो वैसे ही ज्यादा शाइन करना शुरू हो जाएगा जैसे पहले करता है। बिल्कुल। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाहते हैं, कुछ चीज़ें बहुत स्टोन वाली होती हैं, वो फिर हमारा काम है हमारे पास लेकर। लेकिन फिर किसी एतमाद वाले के पास जाएं कि वो आपके जो है ना गोल्ड में ठगी ना लगाए। यस ये होता है। अच्छा, दूसरा, कीमतें आजकल कम होती जा रही हैं, इसका बताइए, क्या ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अच्छा देखिए, ये गुड साइन है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। मुआशी हालात बेहतर होंगे। जैसे मुल्की हालात, मुआशी हालात जितने बेहतर होंगे, डॉलर जो है जितना कम होगा, गोल्ड उतना कम होगा। अच्छा। देखिए लोगों की बाइंग पावर तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक ये गोल्ड लोगों की रेंज में नहीं आएगा। Exactly, दुनिया जब से बनी है गोल्ड तब से महंगा है। गोल्ड आज महंगा नहीं होगा। जी। लेकिन लोगों की बाइंग पावर खत्म होने की वजह से, लोगों की एक्सेस से अब ये बाहर निकल चुका है। प्रॉब्लम ये है, जब दुनिया बनी थी गोल्ड उस वक्त भी महंगा था, गोल्ड आज भी महंगा है। अच्छा, अब चूंकि गोल्ड की गिरती हुई प्राइसेस की वजह से लोग निकलना शुरू हुए हैं, लोगों का माइंड सेट हुआ है, लोगों को लगा कि अब ठीक है अच्छा। इतना तो होना चाहिए था, इतना तो हम कर सकते हैं मैनेज। तो मैं तो बल्कि ये दुआ भी कर रहा हूँ और मैं हमारी कोशिश भी यही है कि अल्लाह करे गोल्ड जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना हमें भी फ़ायदा है। देखिए ज्वेलर के पास आप तभी जाएंगे ना जब आपके पास बाइंग पावर होगी, पैसे होंगे। अच्छा, दूसरा ज्वेलर का सोना भी तो तभी बिकेगा ना जब गोल्ड का रेट डाउन होगा। ट्रू। अब 2.5 लाख रुपए पे जाके तो आप गोल्ड बाय नहीं करेंगे। अभी जैसे टुडेज गोल्ड रेट जो है 180 है आज का। अच्छा, ये 22 का है, 24 का? 22 का है, 180 हो गया। 180 हो गया। तो ये इन फ्यूचर आएगा नीचे? बिल्कुल आएगा। पिछले हफ्ते में 170 था। अभी ये थोड़ा जो हालात थोड़े ख़राब हुए हैं वर्ल्ड में, एक तो ये फ़लस्तीन और इनके चक्कर में, उस वजह से थोड़ा सा ये अप हुआ है, लेकिन आ जाएगा डाउन आएगा। मैक्सिमम कितना आ सकता है? देखिए आज खुशखबरी दे रहे हैं हमारे देखने वालों को। अच्छा, मैं फिर आज आपको टिप दे के जा रहा हूँ कि गोल्ड जो है ना ये 150 160 तक आप माइंड सेट कर लें, इससे नीचे नहीं आएगा। अच्छा, इससे नीचे नहीं आएगा। और ये बात हो रही है 22 कैरेट गोल्ड की। 22 कैरेट की, ठीक है। मतलब 150 या 160 तक आ सकता है, तो ये अपने आपने माइंड में रखना है, लेकिन इससे नीचे नहीं आएगा। तो आज हमने गोल्ड के हवाले से बहुत सारी जो अपनी मिथ्स हैं, ये बहुत सारे अपने सवालात थे, कन्फ्यूजन थी, वो हमने दूर की। हमारे साथ हाफिज खालिद मलिक साहब मौजूद थे। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बहुत से अभी भी सवालात मेरे रह गए हैं, लेकिन वक्त की शॉर्टेज है, तो यहीं पर हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। मजीद मैं कहूँगी कि इसके ऊपर एक और हम सेगमेंट करेंगे और हाफिज साहब को दोबारा से बुलाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।